नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक्शन लिया है। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वह कभी भी किसी भी दफ्तर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी का केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया, जिसके दौरान कुमाऊं में कई स्थानों पर कार्यक्रम लाइव हुआ। पंतविवी स्थित गांधी हॉल में प्रधानमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उधम सिंह नगी जिले में विभिन्न गांवों से लोग इकट्ठे हुए और संवाद सुना। वहीं रुद्रपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की 13 योजनाओं से लाभ पा चुके उधम सिंह नगर के 300 लाभार्थी भी वर्चुअल रूप से पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े रहे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ तमाम लोग वर्चुअली उपस्थित रहे। एक बार फिर बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी डॉक्टर सैनी ने अपना पर्चा भरा। बता दें कि उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान कल्पना सैनी के साथ सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कमजोर संख्या बल की वजह से कांग्रेस मुकाबले में नहीं है, इसलिए चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा गया। भाजपा के पास विधानसभा से 47 विधायक हैं, 2 निर्दलीय और 2 बसपा विधायक भी हैं, तो वहीं कांग्रेस के 19 विधायक हैं। बहुमत भाजपा के पक्ष में होने से पार्टी प्रत्याशी का चुनाव में जीतना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा जाने वाली प्रदेश की दूसरी महिला सदस्य हो सकती हैं। इससे पहले स्वर्गीय मनोरमा शर्मा डोबरियाल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा जा चुकी हैं। राज्य गठन के बाद महिलाओं को राज्यसभा तक पहुंचाने के मामले में कांग्रेस ने शुरुआत की थी। हमारी पार्टी ने कल्पना सैनी को बनाया है और जैसा हमारी पार्टी की सोच रही है, उत्तराखंड बनने से पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में किसी महिला राज्यसभा का सदस्य नामांकन हुआ है, जैसे बनाया गया है। और हमारी पार्टी हमेशा से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को चिल्लाओ बता आगे और सामाजिक समाज में और हमारे इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, मातृशक्ति ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की तिहाई प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, एक पृथक होता है, एक नया इतिहास बना है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और चलकर भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो इसी से महिलाओं का भी आगे बढ़ाने की हमारे आगे हर क्षेत्र उत्तराखंड की 66 राज्य और केंद्र के बीच में, जैसे आप समन्वय का काम कर रहे थे राज्यसभा में जाकर, अब जो है कल्पना उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
कल्पना सैनी जी के नाम का सिर्फ एक ही नामांकन भरा गया है और कोई भी नामांकन अभी तक नहीं हुआ। उसका समय समाप्त होने वाला है और आप जानते ही हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। और सीधे सीधे कल्पना सैनी जी की घोषणा जो अथॉरिटी है वही करेगी, मेरे मुख से कहना उचित नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे साथ वो जिले की अध्यक्ष रही हैं। मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत ही विनम्र हैं, बहुत सौम्य हैं और हर प्रकार से परिपूर्ण हैं और ओबीसी जो आयोग है उसकी अध्यक्ष भी है। इसलिए सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है और जो हमारे ओबीसी मोर्चा के लोग हैं उन्होंने तो जगह जगह मिष्ठान वितरण किया। कल हल्द्वानी में मैं स्वयं उसमें रहा और हमारी पार्टी ने भी मिष्ठान वितरण जगह जगह किया। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर तरह तरह की समस्या सामने आ रही है। बात अगर करें श्रद्धालुओं की संख्या को, तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते 3 मई से चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। अभी तक 12,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं, जहां 4,28,526 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ धाम का आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने यात्रा को लेकर कहा कि 2 वर्ष के बाद चार धाम की यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में चारों धामों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भी आवाज उठा रहा है, लोगों को भी दिक्कत हो रही है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहें? हाँ सर, देखिए, चार धाम यात्रा बहुत सुचारू रूप से चल रही है और जहाँ जहाँ दिक्कत थी, जो मेरे द्वारा भी और पूरे टीम को, चाहे जिला कलेक्टर हों चाहे हमारे जितने भी अधिकारी हैं, टीम भावना से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। शुरुआती तौर पर ज़रूर काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे अभी तक जो है पहाड़ों में पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हुई और टेम्प्रोरी हम सब ने मिलकर पार्किंग की व्यवस्था की और शुरू में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उन्होंने पूरे चार धाम को फोकस किया है और दिन रात हर बात पर बार बार बात करते रहते हैं कि कैसे यात्रा और जो हमारे देश विदेश से तीर्थाटन पर्यटन आ रहे हैं उनको कैसे अच्छी व्यवस्था मिले, कैसे यात्रा सुचारू रूप से चले। कई दिक्कतें आई, जैसे रजिस्ट्रेशन का मामला है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। पहाड़ में माननीय मोदी जी का जो सपना था चारों धाम का, कि हमारी सड़कें अच्छी बनी, अभी जो है जैसे इको सेंसिटिव जोन के चक्कर में हमारा बड़ेती से और गंगोत्री तक अभी जो है चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ, तो वहाँ पे ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही, लेकिन हर पॉइंट पे जो डेंजर पॉइंट पे वहाँ पे हमने हमारे जो प्रांतीय रक्षक दल के जो जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, तमाम उन पॉइंटों पे हमने रखे हुए हैं और पूरी अपनी ओर से यात्रा को सुचारू करने के लिए दिन रात, चाहे हमारे ज़िले का कलेक्टर हो चाहे हमारे ज़िले का एसपी हो, सब लोग हम टीम भावना से दिन रात लगे हुए हैं। सर, आप भी तो उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम स्वरूप को विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में से एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संस्कृत में बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जाए। संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी राज्य भाषा है। संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल में संस्कृत की शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अलग से किसी स्कूल का निर्माण नहीं होगा। संस्कृत शिक्षा निदेशालय को सिलेबस निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत में बच्चों की पढ़ाई भी होगी। बता दें कि विज्ञान विषय की भी पढ़ाई अब संस्कृत में होगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तराखंड राज्य में संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है। इसके उन्नयन के लिए प्रथम प्रयास ये किया जा रहा है कि राज्य के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे। 13 गांवों को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा
और उन संस्कृत ग्रामों में कोशिश की जाएगी कि प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी के लेवल पर वहाँ पे संस्कृत माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए हमने जो संस्कृत ग्राम का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ अध्यापक रखे जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों को तैयार करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन देंगे। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए संस्कृत शिक्षा अकादमी को इसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। तो बजट सत्र को गैरसैंण में ना कराए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा बजट सत्र को लेकर स्पष्ट नहीं है और वो इसके खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे। निंदा प्रस्ताव और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए भी कहेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र को लेकर किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र न करना विधानसभा का अपमान है, साथ ही जनता की भावनाओं का भी अपमान है। बजट सत्र अगर गैरसैंण में नहीं हो पाता तो आगे भी कोई सत्र वहां होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। कुछ दुख, कुछ गुस्सा, 10 बहाने बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। 2 ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं चली जाती, वहां से संचालित नहीं होती। और उस पवित्र काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर का भी आयोजन किया गया है। पिछले दिनों उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नवसंकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को अब उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक पार्टी के नेता शिविर के विषयों पर विस्तृत चर्चा कर पार्टी के लिए उदयपुर नवसंकल्प चिंतन शिविर में लिए गए फैसले के अनुसार उनके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कहा कि उदयपुर नवसंकल्प चिंतन शिविर में लिए गए फैसले उत्तराखंड में कैसे लागू किया जाए और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी कमजोर हुआ है और फिर से कांग्रेस को मजबूत बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए सरकार की नाकामियों को गिनाया है। करण माहरा ने खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जगह जगह अवैध रूप से खनन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को हो रही असुविधा और तीर्थयात्रियों की मौतों पर भी करण माहरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, जो नवचेतना चिंतन शिविर जो हमारा उदयपुर में हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में कैसे करेंगे उसको लेकर है और हमारी उत्तराखंड को लेकर भी चिंताएं हैं। उत्तराखंड में इस समय बुरी तरीके से खनन हो रहा है। मैं लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे में हूं।
कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिसमें पोकलैंड्स जेसीबीज नहीं लगे। हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं, सब इलीगल माइनिंग हो रही है और सरकार के संरक्षण में हो रही है। दूसरी हमारी चिंता यह है कि तीर्थाटन में हमारे 4 धाम यात्रा शुरू हुई, हमारे अन्य धामों की यात्रा शुरू हुई, और जो आंकड़ा पिछली सरकारों में पूरे 6 महीने का 104 हाईएस्ट था मृत्यु दर का, ये 1 महीने में हम 104 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस लगातार चिता रही थी सरकार को कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऑक्सीजन के वहाँ पर पार्लर्स लगाए जाए, डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, सड़कें बुरी हालत में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चेती। इन विषयों पर हमको जागरूक करना है। ये लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई विचारधाराओं की है, 2 विचारधाराओं की। ये लड़ाई है पूंजीवादी सोच की और एक मिक्स इकोनॉमी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की थी, कि इसमें जो गरीब व्यक्ति है वो भी अच्छे से जीवन यापन करे, अमीर है वो भी यापन करे, और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए सबका सहयोग लिया जा सके। लेकिन बीजेपी ने एक नया ट्रेंड किया है, केवल पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को पोषित कर रही है, गरीब को लगातार प्रताड़ित कर रही है। बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एक गुलदार ने 3 लोगों को घायल कर दिया है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी के कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कठुड गांव में गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुलदार के हमले में अरविंद शाह, पीताम्बरी देवी और शिवलाल घायल हो गए। रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर गश्त करने के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि तीनों ही लोग आंशिक रूप से घायल है, जिनको जिला चिकित्सालय पौड़ी में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कठुग गांव में शाम के वक्त ग्राम प्रधान दीपक कुमार के घर के सामने ही गुलदार ने बकरियों को निवाला बनाने की कोशिश की, जिसको देखते हुए प्रधान की मां पीताम्बरी देवी ने बकरियों को गुलदार की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, तो गुलदार उन पर भी झपट गया, जिस पर मौके पर उनके भाई अरविंद सिंह ने अपनी मां को बचाने के लिए प्रयास किया। शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग गया। घायलों को ग्रामीणों ने चिकित्सालय पौड़ी उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सालय में दोनों घायलों के उपचार चल रहे हैं। हमारे घर के नज़दीकी में बाघ ने मतलब बकरी खा रहा था, वो बकरी को छुड़ाने के चक्कर में उसने पहले मेरी माँ को घायल किया, फिर मैं अपनी माँ को छुड़ाने के चक्कर में मेरे को भी उसने मतलब दांत मार दिए, माँ के भी 4-5 दांत। हम यहाँ आए अभी एम्बुलेंस को कर था, पर तब तक हम अपनी गाड़ी लेके आ गए यहाँ पर। आज रात से अपना एम्बुलेंस वाली हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर हमारे साथ में बदतमीजी से बात करने लग गया, कह रहा कि तुम कोर्ट क्यों नहीं गए, नज़दीक तुम्हारा कोर्ट पड़ता है। फिर दूसरी बात कह रहा कि इमरजेंसी का पर्चा बनता हमने वहाँ पर। फिर वो प्रधान है, ग्राम प्रधान मेरा भाई है, वो कहने लग गया कि दोनों में एक बोलो। मैंने इतना ही बोला था कि सर हम एम्बुलेंस में आ रहे थे, पर एम्बुलेंस तब तक वो कह रहा दोनों में एक बोलो। तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? और फिर डंडा लेके सिगोड़ गाड़ी से डंडा मारूंगा, डंडा लेके छीना, सिगोड़ गाड़ी यहीं पर है, उसका डंडा छीन के हम पे मारने आ रहा है। कह रहा मैं नहीं करूँगा, तुम्हारा रहना जाऊँगा। इनकी ये दादागिरी है रोज की। कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर काम मतलब कोई भी मरी जाएगा यहाँ पर? ये तो खुद मरा हुआ आदमी फिर यहाँ मरने के लिए आएगा। इसकी टोन मेरे ख्याल से शराब भी पी रखी है, मेरे को लग रहा है जब तक। श्रीनगर में एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर करीबन सड़क से 100 मीटर नीचे झील में गिर गया, जिसके बाद ट्रक चालक अभी भी लापता बताया जा रहा है। इस घटना के बाद आपको बता दें कि शहर से 4 किलोमीटर दूर चमधार के पास देर रात एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में ट्रक चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाख कोशिशों के बाद भी चालक का दलदल में कुछ भी पता नहीं चला। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की, साथ ही चालक की खोजबीन भी जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन चालक मैदानी क्षेत्र में भरे हुए सीमेंट का ट्रक लेकर ऊपर की ओर जा रहा था, तभी चमधार के पास ये हादसा हो गया। तो नरेंद्र नगर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर और ब्रह्म कुमारी शाखा के संयुक्त रूप से
जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं और नरेंद्र नगर में स्थित ब्रह्म कुमारी शाखा ने आयोजित इस जन जागरूकता अभियान रैली में नगरपालिका नरेंद्र नगर के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के साथ सभासदों, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। जबरदस्त नारेबाजी के साथ जन जागरूकता रैली निकालते छात्र छात्राएं तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य को पहुंचने वाली हानियों के बारे में स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लिए हुए थे। रैली के बाद शिवमूर्ति स्थित अंथवाल लॉज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने तंबाकू के साथ हर तरह के नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बताया और शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी छात्र छात्राओं को खास जानकारी दी। सर, आज विश्व तंबाकू दिवस निषेधन दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य पर हमने आज नरेंद्र नगर इधर हमने रैली निकाली है, जिसपे आज की पीढ़ी हमारे जैसे नवयुवक आज इसका सेवन बहुत अत्यधिक कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए यही बोलूँगा कि हमारे जैसे युवक इसका बहिष्कार करें और इसे अपने से बहुत दूर रखें। धन्यवाद। आज हिंदुस्तान के अंदर ये एक तंबाकू का सेवन का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी जो आने वाली पौध है और जो हमारे जवान बच्चे हैं ये काफ़ी मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है। और आज जैसे ये 31 मई को ये निषेध कार्यक्रम किया गया है तंबाकू का, तो मैं चाहता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस पे आज कई लोगों के परिवार बहुत परेशान हैं, इनके माँ बाप इस नशे के कारण बच्चों के अंदर जो प्रवृत्ति बन रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध यही होगा कि आप इस बीमारी को, इस किसी भी नशे को अपने से दूर करें और खुद अपने आप को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें और अपने घर वालों को स्वस्थ रखें। सर, हम पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं कि आज जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे की तरफ आज बिल्कुल ज़्यादा ही इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो आज स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि इन बच्चों को आप मतलब टीचर्स की भी बहुत अहमियत है कि इन बच्चों को दूर रखें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इनकी तरफ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं क्योंकि यही बच्चे ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य बनने वाले हैं। इसके लिए आपने आज क्या किया? इसके लिए आज हमने रैली निकाली है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, क्योंकि आज से लगभग 21-22 साल पहले इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी और आज प्रतिभा पाटिल ने इनकी वो स्थापना की थी। तो आज यही हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे इससे दूर रहें और जो युवा पीढ़ी है, बच्चे भी भले, लेकिन जो आज भी टीचर्स है या फिर है ये भी मतलब हम भी कर रहे हैं, मतलब ये भी हम दूर रहे। बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां यूनेस्को की विश्व धरोहर फूलों की घाटी अब पर्यटकों के लिए खुल गई है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पर्यटकों की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। फूलों की 300 से ज़्यादा प्रजातियों को समेटे फूलों की घाटी अब पर्यटकों के लिए खुल गई है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि विभागीय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि समुद्र तल से 3962 मीटर ऊंचाई पर यह घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है। ये जगह कुछ रंगीन और अविश्वसनीय फूलों जैसे गेंदा और आर्किड से बसी पड़ी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पक्षियों, तितलियों और जानवरों को भी काफ़ी अच्छी संख्या में देखा जा सकता है। फूलों की घाटी 1 जून से अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। पूरी घाटी दुर्लभ और विदेशी हिमालयी वनस्पतियों से समृद्ध है। यहाँ फूलों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें एनिमोल, जेरेनियम, पाइमुलस, ब्लूपोस्पी और ब्लूबेल शामिल है। यहाँ देखने के लिए सबसे खूबसूरत फूल ब्रह्म कमल है, जिसे उत्तराखंड का राज्य फूल भी कहा जाता है। पर्यटन सचिव के मुताबिक
फूलों की घाटी ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति शास्त्री फ्रैंक एस स्मिथ की 1931 में की गई हुई आकस्मिक खोज थी। इसे यूनेस्को ने 2005 में विश्व धरोहर घोषित किया था। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।